Hello students and welcome back to Success with History. Today we will learn about the formation of triple entity in First World War. As you all know that triple entity consists of France, Russia and the United Kingdoms. अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे ब्रिटेन एक यूरोप से आइसोलेशन वाला पॉलिटिकली आइसोलेटेड था. वो यूरोपियन पॉलिटिक्स में इंगेज नहीं हो रहा था, किसी कंट्री से ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं कर रहा था फॉर फॉरेन रिलेशंस. किसी भी कंट्री के साथ उसके रिलेशन, किसी भी यूरोपियन कंट्री के साथ रिलेशंस नहीं थे. एंड फ्रांस और रशिया को तो दे कंसिडर्ड देयर एनिमीज़ बिकॉज फ्रांस के साथ डिस्प्यूट था ओवर इजिप्ट और सूडान, और रशिया के साथ भी डिस्प्यूट था फॉर पर्शिया, अफ़गानिस्तान, तिब्बत और इंडिया का जो ब्रिटिश एम्पायर था उसको लेकर के. लेकिन जब जर्मनी की पावर बढ़ने लगी, जर्मनी ने हर फील्ड में प्रोग्रेस किया, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे नेवल पावर हो या आर्मी हो, हर चीज़ में जर्मनी ब्रिटेन से ऑलमोस्ट आगे निकलने लगा था. जितना प्रोग्रेस ब्रिटेन ने 50 साल में किया उतना जर्मनी में केवल एक डेकेड में दिखने लगा था. अब जर्मनी को काउंटर करने के लिए लेट मी टेल यू कि पहले ही ट्रिपल अलायंस बन चुकी थी. अब जर्मनी को काउंटर करने के लिए, उसकी एग्रेसिव पॉलिसी को काउंटर करने के लिए ब्रिटेन के लिए ज़रूरी था फ्रांस के साथ रिलेशंस बनाना. फ्रांस और रशिया ने पहले ही फ्रैंको रशियन अलायंस के थ्रू 1894 में रिलेशंस बना लिए थे अगेंस्ट जर्मनी टू काउंटरैक्ट जर्मनी. अब बारी थी ब्रिटेन का और फ्रांस का करने की. अब पहले ही डिस्प्यूट्स चल रहे थे ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, लेकिन फ्रांस को भी ये नेसेसरी लगा. फ्रांस के जो मिनिस्टर थे डेलकैसी, उन्हें भी ये नेसेसरी लगा कि इंग्लैंड के साथ अलायंस होना ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें जर्मनी से एल्सेस और लोरेन नाम की टेरिटरीज को रिकवर करना था. एंड इंग्लैंड के लिए भी आइसोलेशन से बाहर आना ज़रूरी था, अलायंस बनाना ज़रूरी था फॉर डिफीटिंग जर्मनी. तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए किंग एडवर्ड 7 एक बार स्टेट विजिट पे आए थे फ्रांस, एंड ही रिकमेंडेड एंग्लो फ्रेंच अलायंस एंड एंग्लो फ्रेंच एंटिटी. फिर 8 अप्रैल 1904 को ये एंग्लो फ्रेंच कन्वेंशन साइन किया गया, जिसका नाम था एंटिटी कॉर्डियल. अब इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं. अब एंग्लो फ्रेंच कन्वेंशन, जिसे एंटिटी कॉर्डियल भी कहा जाता था, 1904 में जो साइन हुआ, कॉलोनियल डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कर दिया इसने. इसकी वजह से कॉलोनियल डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हुए दोनों कंट्रीज़ के बीच. ब्रिटिश का आइसोलेशन ख़त्म हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस का अलायंस बना, और जर्मनी से जो थ्रेट था उसका भी सॉल्यूशन मिल गया. अब क्या क्या कंडीशंस थी, इसमें क्या क्या अग्रीमेंट हुआ, इस अग्रीमेंट में क्या क्या था कि वो अपने डिस्प्यूट सेटल करेंगे. दोनों कंट्रीज़ इंग्लैंड और फ्रांस अपने डिस्प्यूट सेटल करेंगे सियाम, मडागास्कर और न्यूफाउंडलैंड में. न्यूफाउंडलैंड एक आइलैंड है कनाडा के पास. सो इन तीनों कंट्रीज़ के डिस्प्यूट सेटल करेंगे. नेक्स्ट, इंग्लैंड को इजिप्ट में और फ्रांस को मोरक्को में फ्री हैंड मिला. फ्री हैंड मतलब कुछ भी करने की आज़ादी. ये दोनों के दोनों, इजिप्ट जो है वो फ्रेंच टेरिटरी थी, और फ्रांस, ये मोरक्को जो है इंग्लैंड की टेरिटरी थी, इंग्लैंड के अंडर आती थी उस टाइम. सो नेक्स्ट है फ्रेंच नेवी जो थी
उन्हें गार्ड करना था वेस्टर्न मेडिटेरेनियन को, और ब्रिटिश नेवी ईस्टर्न मेडिटेरेनियन गार्ड करेगी। ये थे कुछ क्लॉजेस। कुछ टाइम बाद जब लॉर्ड ग्रे इंग्लैंड के फॉरेन मिनिस्टर बने, उन्होंने एक मिलिट्री क्लॉज ऐड किया कि अगर जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक किया तो इंग्लैंड फ्रांस को सपोर्ट करेगा एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंग्लो रशियन कॉन्वेंशन की। अभी फ्रांस के साथ तो रिलेशन बन गया था, बट अभी रशिया के साथ डिस्प्यूट सेटल करना बाकी था ब्रिटेन का। सो नेक्स्ट उन्होंने डिसाइड किया रशिया के साथ डिस्प्यूट सेटल करने के लिए। अब क्योंकि फ्रांस के साथ ऑलरेडी रिलेशंस अच्छे बन गए थे, बेटर हो गए थे, अलायंस बन गया था, सो दे एक्टेड एज अ मीडिएटर। और रशिया को भी लगा कि इंग्लैंड के साथ अलायंस ज़रूरी है ऑस्ट्रो जर्मन अटैक की सिक्योरिटी के लिए। ऑस्ट्रो जर्मन अटैक बल्कन में अगर हुआ तो उसकी सिक्योरिटी के लिए इंग्लैंड के साथ अलायंस ज़रूरी है। और ये सब सोचकर एंग्लो रशियन एंटिटी भी साइन कर दी गई 1907 में। अब ये फ्रैंको रशियन कन्वेंशन 1894 का, एंग्लो फ्रेंच कन्वेंशन 1904 का, एंड प्लस ये एंग्लो रशियन एंटिटी, इन तीनों एग्रीमेंट्स को मिला करके बना ट्रिपल एंटिटी। सो ये क्वेश्चन एज अ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो आई होप आपको समझ आ गया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।